तो अभी हम लोग पिछले कई महीनों से मानव व्यवहार दर्शन के सारे अध्याय को पढ़ रहे थे। तो अभी हम लोगों ने ऐसा सोचा, हम सभी लोगों ने जिन्होंने पहले किताब पढ़ी हुई है वो सभी ऐसा करते हैं हम कि हम शाम को 5 से 6 बजे गोष्ठी करते हैं और उसमें हर अध्याय का सार रखा हमने पहले। और उसके बाद अभी पूरी किताब ख़त्म होने के बाद मुझे उस किताब में कहाँ कहाँ पे मेरा ध्यान गया, कौन कौन सी चीज़ मुझे अपील की और कौन सी बातें मैं अभ्यास के रूप में देखती हूँ या जीने के क्रम में मुझे ध्यान में जाती हैं, इन बातों को अभी हम रख रहे हैं। तो लगभग 20-20 मिनट की प्रस्तुति हम सभी हर दिन दे रहे हैं और फिर इसके साथ में जो जिज्ञासा आएंगी उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो अब मानव व्यवहार दर्शन किताब को देखें तो इसको जब मैं देखने गई तो जैसा कि ये प्रक्रिया थी हमारी कि उसमें से मेरा ध्यान किस पे गया या मुझे कुछ ऐसी अनुभूतियाँ जो मुझे पिक करनी है और यहाँ पे प्रस्तुत करनी है। तो जब मैं ऐसा करने गई तो मुझे बड़ा कठिन लगा। और जैसा कल श्रीमान जी ने भी बोला कि ये किताब अपने आप में ही सार है, अब इस सार का मैं क्या सार करूँ या फिर उस सार में से मैं ऐसा क्या लेके आऊँ। यदि मैं कुछ चीज़ को पकड़ती हूँ तो लगता है बाकी चीज़ों के साथ गलत हो गया। कोई भी चीज़ ऐसी एक चीज़ पकड़ते नहीं बनती या ऐसे कोई चीज़ ऐसे छोड़ते नहीं बन रही थी। तो फिर मैंने ये प्रक्रिया की कि मैंने किताब को बंद किया, मैंने किताब को बिल्कुल नहीं देखा इस पूरी तैयारी के दौरान। और फिर मुझे जो अभी तक हमने पिछली जो गोष्ठियों में जो किया है, जो तैयारी हुई है, उसी के आधार पे मैं अपनी बात रख रही हूँ, बिना किताब खोले रख रही हूँ। तो इसमें 1-2 जगह पे किन्हीं प्रबोधकों की कुछ लाइन्स आती हैं, अदरवाइज़ जितना भी है एक्चुअली सुना हुआ ही है, सारा मेरा है ऐसा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मैंने जो विश्लेषण किया उसी बात को रख रही हूँ। और इसमें यदि आप लोगों को कहीं पे लगता है कि ध्यान दिला सकते हैं मुझे तो ज़रूर ध्यान दिलाइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो संकेत भैया भी आ रहे हैं। नमस्ते संकेत भैया जी। तो भैया बस शुरू ही कर रही हूँ मैं। तो इसमें जैसे मैं जब भी मानव व्यवहार दर्शन पे मेरा ध्यान जा रहा है, पिछले कुछ महीनों से खासकर बोलूँ तो मेरा ध्यान जाता है सह अस्तित्व और कृतज्ञता पे। तो कृतज्ञता पे कल भी काफ़ी बातें हुई थी। तो मेरा भी जो पूरा फ्रेम है सह अस्तित्व और कृतज्ञता से ही शुरू होता है, बीच बीच में कहीं पे छूटा है नहीं तो पूरा फ्रेम उसी पे ही है मेरा। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं लिख भी देती हूँ, एक तो मेरा ध्यान सह अस्तित्व और कृतज्ञता, तो इसी फ्रेम में ही आगे की सारी बातें लगभग रखूँगी, कहीं कहीं पे छूट भी जाएगा क्योंकि पहली बार इस तरह से रख रही हूँ तो ऐसा अनुमान भी नहीं है मैं क्या बोलने वाली हूँ। तो अब सह अस्तित्व पे कैसे ध्यान जाता है, तो ऐसा लगता है कि यही है, सह अस्तित्व ही है जिसको कि समझना है और इसे ही समझना है और इसे ही देखना है। तो हम सभी इसे ही समझ रहे हैं। तो जितना जितना मुझे सह अस्तित्व समझ में आता है, ये मुझे ऐसा लगता है, आप लोग ध्यान दिला सकते हैं, जितना जितना मुझे सह अस्तित्व समझ में आता है उतनी उतनी मुझे कृतज्ञता दिखाई पड़ती है। और जहाँ जहाँ मुझे सह अस्तित्व दिखाई पड़ता है या समझ में आता है, समझना बराबर देखना जो हम देखते ही हैं, तो जहाँ जहाँ मुझे सह अस्तित्व दिखाई देता है वहाँ वहाँ मुझे कृतज्ञता भी दिखाई देती है। ऐसा मुझे काफ़ी समय से ऐसा लगता है। तो इसको मैं कैसा देखती हूँ कि अब ये कृतज्ञता आएगी किसके लिए, तो ये कृतज्ञता जैसे कि बाबा जी बोल ही रहे हैं, उन सभी वरिष्ठ जनों के लिए आएगी या उन सभी पूर्वजों के लिए आएगी। अभी तो मैं वरिष्ठ जन ही बोलूँगी जिनका मुझे सहयोग मिला है इन किताबों के पठन में और इस दर्शन को समझने के क्रम में, तो मोस्टली मैं अभी यहाँ पे उन्हीं की बात करूँगी। तो उन सभी के लिए। और दूसरा आता है परंपरा के लिए, परंपरा के लिए कृतज्ञता। तो अब जब मैं परंपरा की बात करती हूँ तो परंपरा में फिर एक बात ये दिखाई देती है कि मुझे परंपरा का पता हो। यदि मुझे परंपरा का पता ही नहीं है कि परंपरा में क्या क्या हुआ है, क्या क्या किया गया है, तो मुझे कृतज्ञता आएगी कैसे। तो इसके लिए मुझे लगता है जो ज़रूरी है वो है परीक्षण और सर्वेक्षण। तो मेरा परीक्षण हुआ हो और मेरा सर्वेक्षण हुआ हो, यानी कि मुझे परंपरा के बारे में पता हो, तभी मुझे कृतज्ञता आ पाती है। और ये जब आएगी भी, ये परीक्षण सर्वेक्षण भी, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ये है दर्शन की रोशनी में। ऐसे ही नहीं आएगी कि मैं परंपरा को लेके चल पड़ी और मुझे आ गया। तो मेरे सही के प्रस्ताव के साथ दर्शन की रोशनी में ही ये कृतज्ञता का भाव आता है, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसा ये बात दिखती है। दूसरा एक और मुझे कृतज्ञता में बात दिखती है कि ये कृतज्ञता ही
वो महत्वपूर्ण और पहला स्टेप मुझे दिखता है, जो कि जागृति क्रम में जो घटना मेरे अंदर में होगी वो यही एक बड़ी घटना होगी, ऐसा मेरे को लगता है। तो ये ऐसा लगता है। और ये घटना भी कब होगी? तो ये घटना भी कब होगी? जब मुझे उपलब्धि मिलेगी। उपलब्धि किस अर्थ में? जागृति के अर्थ में। तो ये मुझे जब उपलब्धि होगी तभी होगा। और ये उपलब्धि का मुझे पता कैसे चलेगा? जब मैं मूल्यांकन करूँगी। तो ये मूल्यांकन पूर्वक ही मुझे इस उपलब्धि का पता चलेगा। तो ये दिखता है मेरे को। और जब ये उपलब्धि होगी और ये कृतज्ञता आएगी, और ये कृतज्ञता आएगी और बने भी रहेगी, तभी एक्चुअली में ये कृतज्ञता की बात है। अदरवाइज़ जो कृतज्ञता है, बिना मूल्यांकन के, बिना दर्शन की रोशनी के यदि मुझे उपलब्धि मिल रही है, कृतज्ञता आ रही है, तो वो चली जाती है, छूट जाती है। तो ये इसका बने रहना भी एक ज़रूरी बात है, ऐसा दिखता है। तो अब इसी से आगे की बात मैं रखती हूँ कि जो सही है, यानी कि जो मैंने दर्शन की रोशनी बोली, जो सही है, और ये उपलब्धि की बात से मैं जोड़ती हूँ, और जो जीने में आ रहा है, जो सही है और जीने में आ रहा है, उसी से मुझे कृतज्ञता आती है, और यही मुझे सह अस्तित्व दिखता है। ऐसा एक फ्रेम मेरे को लगता है। तो अब जो ये उपलब्धि की बात हो रही है, तो ये अब उपलब्धि मिलेगी कैसे? तो अब मुझे उपलब्धि चाहिए, तो उपलब्धि मिलेगी कैसे? तो ये मैं दर्शन से ही जोड़ के लिखती हूँ। इसमें दो बातें दिखेंगी। पहला होगा व्यवस्था की समझ, और दूसरा है व्यवस्था में भागीदारी। तो जो पहला पॉइंट है व्यवस्था की समझ, तो जैसे जैसे मुझे व्यवस्था समझ में आती जाती है, मैं स्वयं में व्यवस्थित होते जाती हूँ। तो यहीं से बात निकलती है स्वयं में व्यवस्था की। तो ये ऐसा दिखता है मेरे को, व्यवस्था की समझ और व्यवस्था में भागीदारी। और जब मैं व्यवस्था की समझ की बात करती हूँ, तो अब ये शुरू कहाँ से होगा? क्योंकि अब मुझे व्यवस्था को समझना है, क्योंकि मुझे स्वयं में व्यवस्थित होना है, तो मुझे व्यवस्था को समझना है। तो अब मैं व्यवस्था को समझूंगी कहाँ से? तो इसके लिए भी दर्शन में मूल तत्व में दिया गया है अनुगमन। अनुगमन में बोला गया है स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण। तो ये शुरू होगा स्थूल से। तो ये स्थूल से शुरू होगा, यानी कि अब मेरे को व्यवस्था की समझ चाहिए। तो यानी कि स्थूल बोल रहे हैं, यानी कि मुझे संपूर्णता का पता हो, संपूर्णता का पता हो। और यानी कि इसी को आगे बढ़ाएंगे, जब स्थूल में और जाएंगे तो चारों अवस्थाओं का पता हो। तो ये मुझे पता हो, यानी कि मैं इसी को बोल देती हूँ समष्टि। तो मुझे समष्टि का पता हो, मेरा समष्टि पे ध्यान बना रहे। अब जब मैं इसमें आती हूँ, अब जब इसी में जब मैं आगे बढ़ती हूँ, तो इसमें ये ध्यान जाता है कि अब इसमें मैं भी हूँ। मैं भी हूँ, यानी कि मैं एक व्यक्ति या स्वयं, या इसी को बोल दिया मैंने व्यष्टि। तो ये व्यष्टि है। और यहाँ जब मैं ये बोलती हूँ, तो मेरा ध्यान 6 महीने के जो सभी प्रबोधकों थे, उनके लिए मेरे को थैंक्स बोलने का बड़ा मन करता है। खासकर विधि दीदी ने हमें बार बार ध्यान दिलाया था कि ये जो पशु मानव, राक्षस मानव बोल रहे हैं, ये और जो है नहीं है पता नहीं, लेकिन वो आप हो, मतलब मैं हूँ। वो पशु मानव, राक्षस मानव मैं ही हूँ, और जो जागृत होना है वो भी मुझे ही होना है। तो अब यहाँ से क्या ध्यान जाता है कि समष्टि पे ध्यान बना रहे। समष्टि पे ध्यान बना रहते हुए मैं व्यष्टि हूँ और इस समष्टि का एक अंश हूँ, यहाँ तक बात पहुँचती है। और ये जो क्रम में बोल रही हूँ, मेरे को लगता है शायद इसी तरह से, इसीलिए अध्याय इसी तरह लिखा गया है, सह अस्तित्व और फिर सृष्टि दर्शन, चारों अवस्थाओं के बारे में जहाँ पे बात लिखी गई है, सह अस्तित्व और सृष्टि दर्शन इसी तरह से लिखा गया है। और ये शायद इसीलिए लिखा गया है कि मेरा ध्यान इस पे बना रहे, और जब मैं आगे के अध्याय पढ़ूँ तो इस समष्टि को ध्यान में रख के उसी मानसिकता के साथ में आगे के अध्याय को पढ़ूँ, इसलिए ऐसा लिखा गया है, ऐसा मेरे को लगता है। और इस तरह से उसमें किताब में मेरा ध्यान नहीं जाता, किताब में ध्यान दिलाया जाता है कि समष्टि पूर्वक व्यष्टि पे ध्यान देना है। तो एक ये बात दिखती है। अब जब मैं व्यष्टि पे ध्यान देती हूँ,
समष्टि की बात यहाँ पे हो गई। अब जब मैं व्यष्टि पे आती हूँ तो व्यष्टि पे ध्यान जाता है कि मुझे स्वयं में व्यवस्थित होना है। तो सब में व्यवस्थित होना है, तो अब इस स्वयं में व्यवस्थित होने के लिए ही सारे उपक्रम हैं। आगे के सारे उपक्रम, जैसे सभी अध्यायों के आगे के अध्याय में जो पहली लाइन है वो ज़्यादातर यही है, सर्व मानव सुख की कामना करते हैं, या इस तरह की सारी लाइनें। तो इसमें मुझे स्वयं में व्यवस्थित होने के लिए ही सारे उपक्रम हैं। तो वो अब कौन कौन से उपक्रम हैं, ये आगे ही दिया हुआ है किताब में ही, पेज नंबर 37 में। अध्ययन, प्रयोग व अभ्यास, अनुभव, और फिर अनुभव के साथ साथ फिर प्रमाण, या अनुभव के बाद प्रमाण। तो सारे उपक्रम फिर ये स्वयं में व्यवस्था के लिए ही ये सारे उपक्रम हैं, अध्ययन, प्रयोग व अभ्यास, अनुभव और प्रमाण। अब ये जो सारे उपक्रम, जो चार पांच जो चीज़ें दी गई हैं, तो सारे अध्यायों में फिर आगे लगभग अध्याय 4 से बोलूँ मैं तो वहाँ से ही फिर सारा ताना बाना जो भी लिखा है आखिरी अध्याय तक, वो फिर इसी पर, इन्हीं पूरे पर फिर आधारित है, ऐसा मेरे को लगता है। और फिर यहीं से ही जब ये बातें फिर आती हैं तो फिर यहीं से ही आगे जो हमने पहले स्थूल देखा था, तो अब सूक्ष्म कारण, महाकारण को और गहराई से और डिटेल में फिर आगे फिर बताते जा रहे हैं, ऐसा लगता है। तो और फिर जब ये बताने के क्रम में ही आगे फिर स्वयं में व्यवस्था, मैं एक बार फिर से इसको लिख देती हूँ, स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी का फ्रेम है वो और डिटेल में खुलता जाता है। तो अब जब स्वयं में व्यवस्था बोलती हूँ तो ये ध्यान जाता है, ये है व्यक्ति और ये है व्यवस्था। अब जो आगे के अध्याय, जैसे मैंने बोला कि लगभग अध्याय 4 से इन्हीं दो चीज़ों को, दो व्यक्ति और व्यवस्था को ही केंद्र में रखकर पूरी बात की गई है, ऐसा दिखता है। तो इसमें और इसमें हर बार और गहराई आती जाती, व्यवस्था में भागीदारी का फ्रेम खुलता जा रहा है, और ये जो व्यक्ति वाला बात है इसको और गहराई और सूक्ष्मता तक फिर आगे ले जाते जा रहे हैं। और फिर इसमें जो आगे की बात बोल रहे हैं इसको काफ़ी संतुलन पूर्वक लिखा गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही संतुलन के साथ में लिखा गया है। और यहाँ मैं संतुलन पूर्वक क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि फिर ऐसा ना हो जाए कि मेरे को ये दो चीज़ों पे ध्यान देना है, स्वयं में व्यवस्था पे, या सपोज़ मुझे व्यवस्था में भागीदारी करना है, मेरा ध्यान गया, तो ऐसा ना हो कि मैं स्वयं को छोड़कर बस भागीदारी करती रहूँ और ख़ुद को भूल जाऊँ। या फिर यदि मैं व्यक्ति वाली बात को बोल रही हूँ, स्वयं में व्यवस्था की बात को बोल रही हूँ, तो ऐसा ना हो कि मैं पूरी भागीदारी छोड़ के कमरे में बंद करके किताब लेके बैठ गई हूँ और फिर मैं अंतर्मुखी होकर बैठी हुई हूँ। तो इन दोनों बातों को इतने संतुलन पूर्वक, इतने व्यवस्थित, इतने डिटेल में लिखे हैं, कुछ भी नहीं छोड़े हैं और कहीं से भी निकलने का मौका नहीं छोड़े हैं, ऐसा मेरे को लगता है इन दो बातों को लेके। तो ये मुझे बहुत अच्छी अपील करती है ये बात, इसलिए मैं लिख रही हूँ। और फिर ये जो व्यक्ति और व्यवस्था वाला जो फ्रेम मेरे को दिखता है, इसमें फिर आगे ये पूरकता भी दिखती है, पूरकता या बोले तो तालमेल। तो अब ये पूरकता और तालमेल कैसे दिखता है, तो जैसे बहुत सारी जगह पे दिखता है, बस मैं एक छोटी सी बात बोलूँगी कि जैसे जब मैं भागीदारी करती हूँ, व्यवस्था में जब मैं भागीदारी करती हूँ, जैसे कि सपोज़ विद्यालय में मैं भागीदारी करती हूँ, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें, घटनाएं ऐसी होती हैं, लेकिन हाँ, दर्शन की रोशनी ज़रूरी है, खाली भागीदारी नहीं। तो जब मैं भागीदारी करती हूँ तो मेरे अंदर समाधान आता है, सभा में बैठने से समाधान आता है, बच्चों को पढ़ाने से समाधान आता है, परस्परता में जो भाई बहन आते हैं उनके साथ जो परस्परता में जितनी चीज़ें होती हैं उनसे मेरे में समाधान आता है। तो इस प्रकार व्यवस्था मेरे लिए पूरक होती है। और फिर जब मैं समाधानित होकर व्यवस्था में भागीदारी करती हूँ, जितना भी मेरे पास समाधान आया है मैं भागीदारी करती हूँ, तो व्यवस्था और पुष्ट और समृद्ध होती जाती है। तो इस प्रकार से मेरे को इसमें पूरकता और तालमेल भी इस तरह से दिखाई देती है यहाँ पे। और जब व्यक्ति और व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो इस फ्रेम से ऐसा नहीं कि मैं किताब का क्रम नहीं बोल रही हूँ, मैं बस जो जो बात दिख रही है वो बोल रही हूँ। तो इस फ्रेम से फिर व्यवहार भी खुलता है, क्योंकि किताब ही है मानव व्यवहार दर्शन, तो व्यवहार का भी फ्रेम खुलता है, यहाँ पे व्यवहार होता हुआ दिखाई देता है। तो इसमें मेरे को 3 भाग दिखाई देते हैं व्यवहार वाले भाग में। पहला दिखता है एक मानव का दूसरे मानव, एक मानव दूसरे मानव के साथ
जागृति के क्रम में जो भी करता है, वार्तालाप करता है, साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसे व्यवहार हम बोल सकते हैं। और दूसरा मेरे को दिखता है संपूर्णता में सापेक्षता को प्रकट करना। तो ये एक मानव और दूसरे मानव के साथ में जो भी कार्यकलाप जागृति के अर्थ में हो रहे हैं वो। दूसरा है संपूर्णता को सापेक्षता में प्रकट करना। सापेक्षता में यानी कि परस्परता में दूसरे मानव के साथ प्रकट करना। तो अब संपूर्णता क्या है? संपूर्णता फिर वही सह अस्तित्व जो हम बोल रहे हैं, जिसको हमें समझना है। तो सह अस्तित्व की समझ के साथ में जो कल यहाँ बात रखी भी गई थी, संपूर्णता की समझ, तो इसके साथ में जब मैं सापेक्षता में जाती हूँ तो जाके वो व्यवहार होता है। अब तीसरा है, तीसरा वाला मेरा नहीं है, ये बालमुकुंद भैया ने बताया था, स्वभाव धर्म को गुण के रूप में प्रकट करना। स्वभाव धर्म को गुण के रूप में, गुण यानी कि परस्परता में प्रभाव। तो परस्परता में जब मैं स्वभाव और धर्म को प्रकट करती हूँ तो वो व्यवहार है। इसको मैंने थोड़ा और सोचा है, इसको यदि मैं दूसरी भाषा में बोलूँ तो स्वभाव और धर्म को कायिक और वाचिक पूर्वक प्रकट करना, ये जब मैं करती हूँ तो फिर ये व्यवहार का एक फ्रेम बहुत ही ब्यूटीफुल सा मुझे दिखता है इस पूरे फ्रेम के साथ में। तो इस प्रकार से मुझे यहाँ पे एक व्यवहार दिखता है। तो एक लगभग पूरी बात जो मुझे व्यवहार दर्शन में, मानव व्यवहार दर्शन में दिखती है, वो इस प्रकार से ऐसे ही दिखती है, जो सह अस्तित्व और कृतज्ञता से शुरू होती है, संपूर्णता के साथ आती है, जिसमें कि व्यवस्था की समझ और व्यवस्था में भागीदारी की बात होते होते फिर ये जाके इनकी पूरकता के साथ में फिर ये व्यवहार तक जाता है। ऐसा मेरे को एक फ्रेम ऐसा दिखाई देता है। अब एक ये फ्रेम हुआ। एक अगला फ्रेम जो मैंने जब हम अध्याय को रख रहे थे तब मैंने रखा था, इसको मैंने थोड़ा और सोचा, एग्जैक्टली वैसा नहीं रखूँगी, ये फिर से नहीं मिट रहा है। तो इसमें मेरा जो ध्यान गया वो गया अकर्तृत्व पे, जिसको मैं काफ़ी, मेरा विश्लेषण हुआ है इस पे, तो इसको मैं छोटा सा रखूँगी। अकर्तृत्व, पुरानी बुक में जब इसकी परिभाषा देखें तो पुरानी बुक में दिखता है अभिमान मुक्त क्रियाकलापों को अकर्तृत्व संज्ञा है। तो अभिमान मुक्त क्रियाकलाप को अकर्तृत्व संज्ञा है का क्या मतलब हुआ कि मैं कर्ता पद में तो हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने करना छोड़ दिया, मैं करती रहूँगी। कर्ता पद में रहते हुए भी मैं जो भी क्रियाकलाप कर रही हूँ उसमें मैं अभिमान से मुक्त रहूँगी। तो ये एक अकर्तृत्व का दिखता है कि मैं, इसमें एक श्याम भैया की लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो कि कर्ता पद में रहते हुए भी कर्ता पद के अभिमान से मुक्त होना। तो कर्ता पद के अभिमान से मुक्त होने की बात यहाँ पे दिखती है। तो अब इसमें जो मेरा विश्लेषण हुआ उसको मैं रखती हूँ। तो इसमें मुझे दो बातें दिखती हैं। तो एक है, ये मैंने पिछले बार भी रखा था लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं रख रही हूँ। तो पहला दिखता है, जब मैं सोचती हूँ कि मैं कर्ता पद में हूँ यानी कि मैं कर रही हूँ, तो एक बात आती है मैं कर रही हूँ। तो जब मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं कर रही हूँ, या ये कोई भी काम है उसको, या कुछ भी करना है तो ये मैं कर रही हूँ, बच्चों को संभालना है तो बच्चों में यदि अच्छे संस्कार जा रहे हैं तो वो मैं कर रही हूँ। तो जब मैं ऐसा सोचती हूँ तो मेरे में अभिमान आता है। दूसरी बात, मैं कर रही हूँ के साथ यदि मैं सोचती हूँ मैं ही कर रही हूँ, मैं ही कर रही हूँ यानी बस मैं ही कर रही हूँ, उनके पिताजी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो जब ऐसा जाता है, या विद्यालय में मैं ही पढ़ा रही हूँ, बाकी लोग को तो विद्यालय से मतलब ही नहीं है, इस तरह का जब भाव आता है मैं ही कर रही हूँ, तो उस समय ये अभिमान तो रहता ही है। ये अभिमान थोड़ा छोटा हो जाता है, एक्चुअली छोटा नहीं होता, इससे भी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं जो इसको छोटा बना देती है। द्वेष आ जाता है और विरोध आ जाता है उस सामने वाले मानव के प्रति। तो जब ये आता है, जैसे ही मेरे में ये दो भाव आए, उसी समय जो मैंने पहला फ्रेम खोला था सह अस्तित्व, तो ये सह अस्तित्व तो छूट ही जाता है पूरी तरीके से, क्योंकि अब मेरे अंदर अभिमान द्वेष ये आ गया। और फिर कृतज्ञता तो बड़े दूर की बात है, क्योंकि सह अस्तित्व तो छूट ही गया और कृतज्ञता का तो कहीं आता पता ही नहीं फिर।
तो ये ऐसा लगता है। अब इसमें एक और बात मेरे को दिखती है जो मैंने बाद में और सोचा कि ये 2 फ्रेम तो दिखता है, अब तीसरा दिखता है कि मेरे करने से हो रहा है। यानी कि मेरे को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड काम है, स्पेशलाइज्ड चीज़ है जो कि मेरे करने से होती, कोई और करेगा तो वो गड़बड़ कर देगा। तो मैं ऐसा सोचती हूँ यहाँ पे, जब मेरे करने से हो रहा है सोचती हूँ, तो यहाँ पे भी अभिमान रहता ही है, मेरे में अभिमान रहता ही है ना। अब मेरे को ये 3 चीज़ें जो ये दिख गई मेरे को, ये 3 भाव जो आ रहे हैं मेरे में, अब मेरे को लगता है कि मेरे को अभिमान नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसा ना हो, अकर्तृत्व के साथ में आप सभी ने देखा होगा, उसी के साथ साथ बाबा जी ने अकर्मण्यत्व भी रखा है। तो मेरा बार बार ध्यान जाता था ये अकर्मण्यत्व इसके साथ में क्यों है, इसलिए मैंने इतना सारा सोचा था कि अकर्मण्यत्व कहाँ से आ गया। तो अब ये तीनों जो भाव आ रहे हैं कि मैं कर रही हूँ, मैं ही कर रही हूँ और मेरे करने से हो रहा है, तो अब मेरे को, क्योंकि मैं दर्शन की रोशनी में हूँ, मैं ये भाव नहीं चाहती अभिमान वाला, तो मेरे को लगता है कि अब मेरे को अभिमान नहीं चाहिए। तो मेरे को लगता है ठीक है ना, जैसे कि सपोज़ ये आया मेरे करने से ही हो रहा है, अब मैं सोचती हूँ कि मेरे करने से ही हो रहा है, लेकिन मेरे को अब ये अभिमान नहीं चाहिए। तो मैं क्या सोचती हूँ कि ठीक है ना, उसको करने दो, सामने वाले को करने दो, काम बिगड़ता है तो कोई बात नहीं। लेकिन ये इतना सूक्ष्म है, मेरे को ये नहीं पता चलता कि कब मैं अकर्मण्यत्व में आ गई। उस समय मेरे को दूसरे साइड पे ये भाव आता है, ठीक है ना, उसको करने दो, काम बिगड़ने दो, मैं ना एक किताब पढ़ लेती हूँ, मैं ना कुछ और मेरा प्रायोरिटी वाला काम है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ कहीं से मेरा अकर्मण्यत्व वाला भाव यहाँ से पैदा हो जाता है। तो इसीलिए ये बहुत ही सूक्ष्म मामला मुझे लगता है, अकर्मण्यत्व और अकर्तृत्व की, इनको मैं डिफ्रेंशिएट कैसे करूँ, दोनों में अंतर कैसे कर पाऊँ, ये बहुत सूक्ष्म बात मुझे लगती है। और मेरे को लगता है कि मैं यहाँ से ही मेरे को सही क्या है और गलत क्या है, ये मेरे को आभास हो, इसका मेरा बार बार ध्यान जाता भी है जब मैं करती हूँ तब, क्योंकि मैं कर रही हूँ, मैं ही कर रही हूँ, मेरे करने से हो रहा है, ये भाव बहुत बार आता है। और फिर उसमें ध्यान भी जाता है कि ये अभिमान आ गया मेरे में। और फिर जब मेरे को ये सही गलत का पता हो, या बोलें दूसरी भाषा में कि मेरे को विधि और निषेध का पता चलता है, जब, जो कि दर्शन की रोशनी में ही होगा, तो ये विधि और निषेध का पता चलता है, तो मेरा अकरणीय से निराकर्षण होता है, अकरणीय से निराकर्षण होता है। और मेरा ध्यान जाता है कि नहीं, ये गड़बड़ है, लेकिन मेरे को कर्ता पद में बने ही रहना है, मेरे को करना भी है, तो ये जाता है। तो जब ये भाव आता है, अकरणीय से निराकर्षण, सही गलत विधि का पता चलता है, तो जब मेरे को ये ध्यान जाता है कि मेरा यहाँ से ही फिर ये व्यवहार होता है, और ये व्यवहार और अकरणीय से निराकर्षण जब बोल रहे हैं, जब ये होता है तभी मुझे सह अस्तित्व दिखाई देता है, या उस जगह पे मुझे सह अस्तित्व दिखाई देता है। और फिर जब मुझे ये दिखाई देता है, मुझे उपलब्धि जैसा लगता है, और फिर यहीं से मेरे में कृतज्ञता का भाव आता है। तो इस प्रकार से सह अस्तित्व और कृतज्ञता के फ्रेम में मैं इन सारी बातों को मानव व्यवहार दर्शन में ऐसे ही देखती हूँ। इतना ही रखूँगी। थैंक यू।